ब्राइट स्कूल इंदौर शहर का 52 वर्ष पुराना स्कूल है। इंदौर का सबसे पहला स्कूल माना जाता है। प्राइवेट स्कूल, वो भी इंग्लिश मीडियम। मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए रिजनेबल फीस पर स्टेट लेवल की एजुकेशन दी जाती है। सीबीएसई लेवल के ब्रांडेड स्कूलों के कंपैरिजन में ब्राइट स्कूल को कई सम्मानों से नवाजा गया है। इंदौर में प्राइमरी एजुकेशन के लिए सर्वश्रेष्ठ स्कूल के लिए चयनित हुआ सन 2017 में। साथ साथ स्वच्छ स्कूल के लिए भी पुरस्कृत किया गया है। ब्राइट स्कूल के प्रिंसिपल श्री आशीष वर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा ही सर्वश्रेष्ठ संस्था के रूप में चिन्हित किया गया। विभिन्न प्रोजेक्ट में बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए ब्राइट स्कूल को शामिल किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ ओबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ओबीसी वेलफेयर मध्य प्रदेश, एसईडीसी भोपाल, नौबर्ड इस प्रकार की संस्था है, जिसमें ब्राइट स्कूल को इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीए, सीएस के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करने का मौका मिलता है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के हैं, इनके द्वारा हमें बच्चे दिए जाते हैं जो हमें सिलेक्ट करने पड़ते हैं। अक्सर ये एसटी और ओबीसी कम्युनिटी से होते हैं। प्रशिक्षित शिक्षक उन्हें शिक्षण करवाते हैं। विगत वर्षों में हमारा 75% रिजल्ट नीट और जेईई में रहा है। तो करते हैं एक मुलाकात आशीष वर्मा जी के साथ। बच्चे ही कल का भविष्य है, लेकिन भविष्य अभी कोरोना महामारी के कारण अंधकार में है। वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो घर में ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और उनके भविष्य की सभी को चिंता है। लेकिन बच्चे अपनी पढ़ाई रोके नहीं, अच्छे से पढ़े, उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। इसलिए हम ब्राइट स्कूल में आज मिलने आए हैं इनके प्रिंसिपल से और जानकारी लेंगे कि बच्चे कैसे अपनी स्टडी कर सकते हैं, कैसे पढ़ाई कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या उनको सुविधाएं दी जा रही है इस दौरान और कब से स्कूल खुलेंगे, तो इस बारे में जानकारी मिलेगी। आइए मिलते हैं। नमस्कार, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ब्राइट हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल श्रीमान आशीष वर्मा जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, स्कूलों को लेकर अभी बड़ी दुविधा है पेरेंट्स को, क्योंकि अभी एग्जाम्स भी 6 मंथली के स्टार्ट हो गए हैं। तो उनको ये लगता है कि बच्चों का जो मानसिक स्तर है वो कैसे विकसित होगा। जी देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि बच्चों का मानसिक स्तर कैसे विकसित होगा। इसके लिए सबसे बड़ी प्रमुख बात यह है कि बच्चों को जो किताबें प्रिस्क्राइब्ड हैं उनको पूरी तरह पढ़ने में लगाएं, क्योंकि समय ऐसा है कि हम विद्यालय में बच्चों को बुलवा नहीं पा रहे हैं। तो स्व अध्ययन की, सेल्फ लर्निंग की प्रैक्टिस डलवानी पड़ेगी। बच्चों को पूरा का बुक का थॉरो स्टडी करवाएं, थॉरो रीडिंग करवाएं और जो चीज़ नहीं समझ में आ रही वो टीचर से टेलीफोनिकली माध्यम से या इंटरनेट के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके पूछे, जिससे बच्चा सही तरीके से विषय वस्तु को समझ पाए। सर, बात अभी आपने की कि इंटरनेट के माध्यम से तो पढ़ाई अभी ऑनलाइन ही हो रही है। तो ऑनलाइन अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है, प्लस उनके दिमाग में मोबाइल, जो हम पेरेंट्स पहले बोलते थे आप मोबाइल मत इतना यूज करो, अब हम ही उन्हीं को ये मोबाइल दे रहे हैं, तो क्या फर्क है इस चीज से? जी देखिए, बिल्कुल बच्चों को जो मोबाइल से एडिक्शन है, पहले एडिक्शन के रूप में था, लेकिन अब एक नेसेसिटी बन गई है कि मोबाइल एक नेसेसिटी है। लेकिन एक समय निर्धारित करना पड़ेगा पेरेंट्स को, जो क्लास का टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल बना करके पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल दें और उस समय समय पर बच्चों की नजरें मोबाइल से हटवाते रहें और बच्चों की आंखों का विशेष ध्यान रखें। स्वच्छ पानी से, साफ पानी से, ठंडे पानी से आंखों को दिन में 2 बार धुलवाएं और ज़रूरत पड़ने पे डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कोई हल्की सी मेडिसिन बच्चों की आंख में जरूर डालें, ताकि बच्चों के जो स्ट्रेस पड़ रहा है आंखों के ऊपर, वो सही बात है कि स्क्रीन को कंटिन्यूस लो रेजोल्यूशन पे देखने में आंखों पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है, वो पढ़ भी रहा है बच्चों को, तो उसका विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। समय निर्धारित करना पड़ेगा बच्चों को इंटरनेट का, चूंकि बच्चा सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ और कई सारी चीज़ें भी मोबाइल पे देखता है, वीडियोस विभिन्न प्रकार के देख रहा है या ऑनलाइन कई सारा इतना मटेरियल अवेलेबल है जो बच्चों को अपनी तरफ बांध लेता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि बच्चा अपना समय किस तरह से व्यतीत कर रहा है मोबाइल पे पढ़ाई के अलावा। पढ़ाई कर रहा बहुत अच्छी बात है, पढ़ने के लिए आपकी चूंकि दूसरा साधन उपलब्ध नहीं है तो मोबाइल का ही सहारा लेना पड़ेगा, जो कि वो हमारी मजबूरी है, उससे हम दूर नहीं कर सकते। लेकिन एक समय निर्धारित करना पड़ेगा पालकों को कि बच्चों को एक निर्धारित समय पे मोबाइल दें और समय समय पे आंखों को साफ करने का निर्देश देते रहें और खराब बातों से आंख ना मिलाएं। बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाने में और ऑनलाइन पढ़ाने में टीचर्स को कितना डिफरेंस लगता है? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, टीचिंग एक इंटरेक्टिव होती है, जो रोड लर्निंग जिसको हम कहते हैं कि आपने पार्ट बोल दिया कि इसको याद कर लेना, बच्चा याद कर लेता है, ये टीचिंग नहीं। टीचिंग इंटरेक्टिव है जिसमें बच्चे का कंटिन्यूस इंटरेक्शन होता है। ये हमारी एक लिमिटेशन है ऑनलाइन टीचिंग में कि हम इंटरैक्टिव मोड को उतना प्रिफर नहीं कर पा रहे जितना वास्तव में होना चाहिए।
जब तक इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेगा बच्चा तब तक वो लर्निंग की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता, सीखने की तैयारी नहीं कर सकता। तो उसके लिए बच्चे को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है, जो कि रिमोट वेब लोकेशन पे बैठा हुआ टीचर इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पाता। वो कहीं ना कहीं हमारे कम्युनिकेशन में या जो शब्दों का इस्तेमाल कर रही है टीचर, उसमें कमी है कि बच्चे को अपनी तरफ आकर्षित करना या अपने निर्देशों का अनुपालन करवाना संभव नहीं हो पाता। चूंकि वो निर्देश नहीं मिल पाते सही तरीके से, निर्देशों को समझ नहीं पाता बच्चा, तो सीखने का प्रभाव उतना अधिक नहीं पड़ता जितना कि क्लासरूम टीचिंग में पड़ता है। चूंकि ये पद्धति क्लासरूम टीचिंग को हम पिछले वर्षों से उपयोग करते आ रहे हैं और ये इसमें सब डले हुए हैं। लेकिन ये तो बड़ी कमाल की बात है कि टीचरों ने अपने आप को अपग्रेड किया और बहुत अच्छे तरीके से ऑनलाइन टीचिंग में अपने आप को इन्वॉल्व किया और प्रयास भी किए कि बच्चों को सही तरीके से शिक्षा दी जाए। लेकिन वो डिस्टेंस जो मेंटेन करना है, जो कि आदत पड़ी टीचर को कि हम इंस्ट्रक्शंस को इंस्टेंटली फॉलो करवाना स्टूडेंट से, वो पॉसिबल नहीं हो पाता ऑनलाइन टीचिंग में, ये कमी रह जाती है। बाकी तो टीचरों ने अच्छी मेहनत करी, इतने कम समय में अपने आप को डेवलप करके अपग्रेड किया और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बच्चों तक अपनी बात पहुंचाने में सभी ने बहुत प्रयास किया। उसके लिए टीचर वर्ग या संवर्ग पूरी तरह साधुवाद कर रहा था कि जिन्होंने बिगर किसी ट्रेनिंग के, बिगर किसी बाहरी सहायता के अपने आप को डेवलप किया और बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने आप को प्रयास किया। तो वो उसके लिए बहुत अच्छा कार्य किया हम टीचरों ने। लेकिन उस सीमाओं को जो कि अभी है इस लिमिटेड वर्जन में टीचिंग के, वो है, उनको दूर करना अभी संभव नहीं है। सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई तो बच्चों की रुक नहीं रही है, चल रही है, लेकिन अब बच्चों को रिजल्ट कैसे मिलेगा? क्योंकि ओपन बुक एग्जाम्स हो रही हैं, तो आप कैसे एनालिसिस करेंगे कि बच्चे को कितने परसेंटेज दिए जाएंगे? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ओपन बुक एग्जामिनेशन हो रही है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। लेकिन हम असेसमेंट के लिए बीच बीच में गूगल मैप्स पे क्वेश्चंस देते रहते हैं, जिसको कि बच्चा बिगर किसी हेल्प के सहायता करता है और 5 मिनट या 10 मिनट में करते। किसी बच्चे ने क्या सीखा वो समझने के लिए टीचर को सिर्फ एक प्रश्न की आवश्यकता होती है, जो कि उसने अपने लेक्चर के द्वारा बच्चों को 10 समझाया, यानी जो उसका निष्कर्ष समझाने के लिए जो उसका उद्देश्य है, वो एक पाठ पढ़ाने का, तो उद्देश्य समझ में आ गया बच्चों को, इसका मतलब पूरी तरह बच्चे को समझ में आ गया, तो वो एक 5 मिनट का ऑनलाइन टेस्ट है, उसको बच्चे से इमीडिएट करवा दिया जाता और बच्चे ने ऑब्जेक्टिव को ग्रास्प किया नहीं है, वो उद्देश्य समझा कि नहीं, ये बड़े आसानी से समझा जा सकता। तो इस माध्यम से ये हमें पता रहता कि उस पाठ का उद्देश्य पूर्ण हुआ कि नहीं, बच्चा सीखा कि नहीं सीखा। बाकी रही ऑनलाइन टेस्ट की जो ओपन बुक मेथड है, ओपन बुक मेथड के अंतर्गत हमारा ये प्रयास रहता है कि बच्चा कम से कम किताब से पूरी तरह, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि बच्चों की किताब पूरी पढ़नी पड़ेगी, सेल्फ स्टडीज की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि समय ऐसा है जिसमें दूसरी किसी सहायता से बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। सेल्फ स्टडीज के ऊपर ही आपको निर्भर होना पड़ेगा। तो बच्चे को पूरी तरह से किताब को पढ़ना है, किताब को पढ़ करके प्रश्न उत्तरों को छापना है और प्रश्न का सही उत्तर किताब से देख करके लिखना है। तो इसमें कम से कम बच्चे को उस पाठ की पूरी समझ, प्रश्न क्या पूछा गया उसकी समझ और उसको किस तरह से अपने भाषा में जवाब देना है, इसकी समझ विकसित होती है, जो कि पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है कि विषय समझ में है। तो ओपन बुक मेथड से भी विषय को समझने में छात्र सफल होता है। तो ये एक अच्छी मेथड है जिसमें बच्चे का इन्वॉल्वमेंट रहता है। रही मार्क्स की बात, तो हर बच्चे के सोचने की पद्धति और अपने विचारों को व्यक्त करने की पद्धति में अंतर होता है। वही अंतर उसके मार्क्स के अच्छे या बुरे होने का आधार बनता है। तो बच्चे की नैसर्गिक प्रतिभा है जिसके आधार पे हम अंकों का विभाजन या अंक देने का प्रयास करते हैं। सर, बच्चों की पढ़ाई रुके नहीं, इसलिए ऑनलाइन हम टीचर्स सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। लेकिन एक चीज ये कि पहले बच्चा रेगुलर स्कूल आता था, अटेंडेंस लगती थी, अगर कहीं नहीं आ रहा है बच्चा तो पेरेंट्स को आप शिकायत कर सकते थे, 75% अटेंडेंस होना जरूरी होता था। लेकिन अब ऑनलाइन बच्चा पढ़ रहा है तो जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स भी इतना इंटरेस्ट लेके पढ़ा रहे हो, कभी किसी को क्या काम है और घर में पढ़ाई करनी है, सभी लेजी हो चुके हैं, तो इसका कितना फर्क पड़ रहा है? जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये बच्चे की अब स्वयं की शिक्षा हो गई है कि वो ऑनलाइन अटेंड करे या नहीं करे बस। और कई बार जैसे कि रूटीन में रहता है तो सभी मदर फादर या पूरे पालकगण जो है बच्चे की दिनचर्या के लिए सुबह से खुद की भी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं। लेकिन अभी चूंकि ऑनलाइन क्लासेस हम थोड़ी देर से शुरू करते हैं, 9:30-10 बजे के बीच में, क्योंकि टीचर्स की भी अपने दैनिक जरूरतों के जो दैनिक है वो पूर्ण हो जाए और बच्चे भी अपने तरीके से सजग हो जाए। लेकिन ये मेरा सभी से निवेदन है, पालकों से विशेष करके निवेदन है कि बच्चों की जो दैनिक दिनचर्या सामान्य दिनों में थी, मतलब पिछले वर्ष जो स्कूल के समय थी, उसको प्रारंभ करें, क्योंकि बहुत जल्दी आने वाले समय में हम इस महामारी से निजात पाएंगे और रेगुलर स्कूल्स वगैरह शुरू हो जाएंगे। तो बच्चे में वो वापस रूटीन डेवलप करना ये पालकों की जिम्मेदारी कि उन्हें सुबह से उठाएं, दैनिक दिनचर्या जल्दी से फ्री करवा करके पूरी तैयारी पढ़ने की
व्यवस्थित तैयारी करके बैठाएं। अभी मेरे देखने में आता है बहुत सारे पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि बच्चा बिस्तर से नहीं उठता, बिस्तर में ही बैठ करके वो अपनी क्लासेस अटेंड करता है रजाई ओढ़ करके। तो मेरा ये है, बच्चों को भी यही कहता हूं मैं कि आप जिस तरह से फ्रेश होकर के नहा करके यूनिफॉर्म पहन करके स्कूल आते थे, यूनिफॉर्म घर में ना पहने, लेकिन नहा करके पढ़ने के लिए एक निश्चित स्थान पे निश्चित टेबल पे बैठे, जिसमें आपका कंसंट्रेशन जो है पूरी तरह अपनी स्टडीज की तरफ रहे और आपको भी फ्रेश फील हो, टीचर्स को भी देखने में अच्छा लगे कि बच्चे का चेहरा अच्छा दिख रहा है। अभी बच्चा जो है टीचर को जवाब देता है, इंटरेक्ट करता है, जो कि बच्चे के डेली रूटीन के लिए सूटेबल नहीं है। तो बच्चे को बिल्कुल अप टू डेट रूटीन में रखना है पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। पेरेंट्स अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वाह करें, बच्चों का रूटीन मेंटेन करें, सुबह से उसकी एक दिनचर्या बनाएं और उसका पालन पूरी तरह करवाएं। जिस तरह से स्कूल्स में ब्रेक होते हैं, हम लोग भी स्टेप बाय स्टेप ब्रेक दे करके ही क्लासेस लेते हैं, तो हर ब्रेक में उसको ब्रेकफास्ट देना या लंच देना, उसकी व्यवस्था करें और उसी टाइम पे उसको करवाएं। ये नहीं कि बच्चा शाम तक अपना कुछ भी कर रहा है किसी दूसरे खेलों में व्यस्त हो जा रहा है, वो ना करे। बच्चे की दिनचर्या को मेंटेन करे और साथ साथ में पढ़ाई को भी मेंटेन करे। जो जिस दिन पढ़ाएगा वो उसका आएगा, उसी दिन वो पूरा भी कर ले। ये होना ही चाहिए। जिस तरह से होमवर्क देते हैं, अब चूंकि होमवर्क चेक होने का प्रेशर नहीं है, तो बच्चा डिले करते जा रहा है चीजों को, और राइटिंग में जो काम होना चाहिए, बच्चे की जो कॉपीज डेवलप होना चाहिए राइटिंग में, वो नहीं हो पा रही है। तो ये कमी है जिसमें पालक का सहयोग बहुत अनिवार्य है। पालक को ही ये करना पड़ेगा कि अपने बच्चों की सभी विषयों की कॉपियों को पूर्ण करना है। जी सर, अब जैसे हाई स्कूल खुलने के लिए परमिशन मिल गई है, तब उनका मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे? कैसे क्लासेस लगाएंगे? रेगुलर बच्चों को कैसे बुलाएंगे? और कोविड का पालन करते हुए कैसे उनको बिठाया जाएगा? जी देखिए, बिल्कुल जो SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर गवर्नमेंट ने दिए हैं कोविड-19 को देखते हुए विद्यालय के लिए, उसका उन सभी नियमों का पालन किया जाएगा। बच्चों को प्रॉपर सैनिटाइज करके और उनका टेम्परेचर मेजर करके ही परिसर में उनको एंट्री दी जाएगी, और उस तरीके से ताकि किसी भी बच्चे के स्वास्थ्य के ऊपर दुष्कर प्रभाव ना पड़े। तो उसकी पूरी तैयारी हमने प्रारंभ में ही कर ली है और हम समय का इंतजार कर रहे थे। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया है और हम लोग निश्चित बहुत सही तरीके से विद्यालय को वापस होना प्रारंभ कर देंगे बच्चों के शिक्षण के लिए। सर, अब बच्चे तो जैसे स्कूल आने लग जाएंगे, पेरेंट्स के लिए एक सबसे बड़ी चीज अभी यह है कि अभी इतने टाइम से स्कूल नहीं खुला था, तो जो फीस है, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा? क्या माता आप ट्यूशन फीस ही लेंगे उनसे? जी, जैसा कि अभी गवर्नमेंट कोर्ट का भी ऑर्डर था कि बच्चों की ट्यूशन फीस पूरी तरह ली जानी है। कोविड के दौरान ट्यूशन फीस जो भी थी वो लगनी थी, वो ली जानी है। जब स्कूल प्रारंभ हो जाएंगे तो जहाँ बसेस की सुविधाएं हैं, वहाँ बसेस की सुविधा भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो उन महीनों जिनमें बस का संचालन किया जाएगा, तो बस की फीस भी उन महीनों की ही लगेगी जिस समय बस की सुविधा बच्चा प्राप्त करेगा। शिक्षण शुल्क सिर्फ हम ले रहे हैं। शिक्षण शुल्क के अलावा जो सुविधा, अतिरिक्त सुविधा बच्चा, ऐसे बस की सुविधा हमारे द्वारा दी जा रही है, या कुछ विद्यालय भोजन की भी सुविधा देते हैं विद्यालय में। हम लोगों के यहाँ तो भोजन की सुविधा नहीं है, लेकिन जो विद्यालय भोजन की सुविधा दे रहे हैं तो वो भोजन की सुविधा उन महीनों के चार्ज करेंगे जो कि दी गई है, और तो बस की सुविधा जिन महीनों में बच्चा उपयोग कर रहा है उसकी। बाकी सभी स्कूल ट्यूशन फी ले रहे हैं, हम लोग भी सिर्फ ट्यूशन फी ले रहे हैं, और उसमें भी 30% का डिस्काउंट बच्चों को दे रखा है यदि एक मुश्त मांगते हैं तो। वो अभी भी जारी रहेगा आने वाले समय में। इस पूरे सत्र के लिए ट्यूशन फीस में जो मैनेजमेंट के द्वारा एक छूट दी गई थी, वो प्रभावकारी रहेगी पूरे सत्र के दौरान। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स को? जी, स्टूडेंट्स को ये मैसेज देना चाहेंगे कि इस दारुण समय में, जहाँ पे कि आपके सपनों का क्षेत्र, विद्यालय बड़ा सपनों का क्षेत्र होता है बच्चों का, बच्चों के सपने पल्लवित होते हैं, विकसित होते हैं, दोस्त हैं यहाँ पे, उनका पूरा जीवन ही इस विद्यालय परिवार के द्वारा इसी के आसपास चलता है। जीवन का बहुत महत्वपूर्ण है जिसको कि बच्चों ने बहुत मिस किया। तो बच्चों से यही मेरा निवेदन है कि अपनी पढ़ाई को सतत जारी रखें, स्वाध्याय करते रहें, सभी किताबों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, और जो चीजें नहीं समझ में आई हैं उसको बकायदा अपनी कॉपी में प्रश्नों को लिख करके रखें, ताकि जब भी विद्यालय में आना वो प्रारंभ करें तो अपनी समस्याओं का निराकरण सबसे पहले करवाएं। वो पाठ जो कि उन्होंने पढ़ ली है और जो समस्याएं हैं, हालांकि हम लोग पूरा पढ़ाएंगे वापस, A to Z पूरा कोर्स सिलेबस पूरा वापस रिपीट होगा, ये नहीं कि सिर्फ जो ऑनलाइन में पढ़ा दिया है। तो बच्चों से यही है कि यही संदेश है कि अपना पढ़ाई को सतत जारी रखें, किसी भी प्रकार के कोर्स में
छूट की तरफ ना देखें, क्योंकि हर सिलेबस जो भी क्लास का सिलेबस है वो अगली क्लास के लिए बेस होता है। तो बेस कमजोर नहीं करना, हमें सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छी तरह पढ़ने हैं, किसी भी चैप्टर को इग्नोर नहीं करना है कि ये चैप्टर लाइट है या इसमें वेटेज नहीं है, इसको नहीं पढ़े, इसमें क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, इसमें मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, या छोड़ करके सोच करके सब्जेक्ट या चैप्टर ना छोड़े, हर विषय के सब्जेक्ट्स को पूरी तरह पढ़े ताकि उनका बेस बहुत मजबूत बने और अगली क्लास में वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाए। तो ये संदेश है स्टूडेंट्स के लिए, यू आर मोस्ट वेलकम टू द स्कूल एट योर ड्रीम प्लेस, शो योर पोटेंशियल अगेन बैक टू द स्कूल। तो देखा सर ने हमें कितनी अच्छी जानकारी दी है कि बच्चे अपनी पढ़ाई रोके नहीं, रेगुलर जो उनका रूटीन था उसको बनाए रखें, उसे ब्रेक ना करें, और पढ़ना उन्हें सब कुछ है क्योंकि एग्जाम में सब कुछ आने वाला है, और अगली क्लास का जो बैच है वो इसी साल है, तो पढ़ना आपको बहुत अच्छे से है। तो पढ़ाई में अपना ध्यान लगाएं, मन लगाकर पढ़ें, और स्कूल बहुत ही जल्द खुलने वाले हैं, तो सब लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। आए, स्कूल आए, अपने दोस्तों से मिले, पढ़ाई करें।